नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एवं ओलंपियाड एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 3 के लिए 7वें सप्ताह में विषय हिंदी, पर्यावरण और गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 7वें सप्ताह की हिंदी में पद्यांश क्रमांक 1 और पोस्टर क्रमांक 377 को सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले आपको पद्यांश को प्रॉपर सही तरीके से पढ़ना है। मेरी गुड़िया भोली भाली, तो यहाँ पर बात की जा रही है गुड़िया की। हे हरदम खुश रहने वाली, हंसती मुस्कुराती रहती है, देती वह फूलों को लाली। हरे हरे कपड़ों में सजकर, गुड़िया कैसे कपड़ों में सजकर? हरे हरे कपड़ों में सजकर, बिखराती मन पर हरियाली। यह था आपका पद्यांश क्रमांक 1, जिसे हमने बेहतर तरीके से पहले पढ़ा। अब हम इसके आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 91, जिसे आप 1 नंबर क्वेश्चन भी इस पद्यांश के लिए कह सकते हैं। मन पर हरियाली कौन बिखेर रहा है? तो मन पर हरियाली भोली, फूल, गुड़िया या फिर लाली। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका सी वाला गुड़िया। अब प्रश्न नंबर 92, हरदम खुश रहती, हरदम कौन खुश रहती है इस पद्यांश में? तो हरदम खुश रहती है गुड़िया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरियाली, लाली और भोली नहीं आएगा। अब प्रश्न क्रमांक 93, गुड़िया के कपड़ों का रंग है। जो गुड़िया की बात यहाँ पर पद्यांश में की जा रही है, उसके कपड़ों का रंग कैसा है? तो यहाँ पर दिया गया है हरे हरे कपड़ों में सजकर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हरे हरे कपड़ों में सजकर, बिखराती मन पर हरियाली। अब प्रश्न क्रमांक 94, प्रश्न क्रमांक 94 है यहाँ पर दिए गए शब्दों से अलग ध्वनि वाला, दिए गए शब्दों से अलग ध्वनि वाला शब्द आपको छांटना है, चुनना है। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं चारों ऑप्शनों में, वाली, मुस्कुराती, लाली या फिर भाली। तो यहाँ पर अलग ध्वनि वाला शब्द जैसे वाली, लाली, भाली, हम इसे एक बार फ्लो में बोल सकते हैं। ताली, तो यहाँ पर मुस्कुराती बोलने के लिए इनसे अलग फ्लो बनाना पड़ेगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, मुस्कुराती। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 95 है ऊ की मात्रा वाला शब्द है। ऊ की 2 मात्रा होती है, एक या होती है और एक यह होती है। छोटे ऊ की और यह बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो आपको यहाँ पर इन मात्रा वाले शब्दों को देखना है। तो यहाँ पर जो ऊ है वह बड़ा ऊ है। तो आप रहने में क्या यह मात्रा दिख रही है? हरदम, गुड़िया या फिर फूलों में। तो ऑप्शन डी में जो ये मात्रा दी गई है यह बड़े ऊ की मात्रा है। तो इस प्रकार से आपका पद्यांश क्रमांक 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं पोस्टर क्रमांक 377, अनुच्छेद क्रमांक 377, जो कि एक पोस्टर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पाइप या खंभों पर लगे ऐसे सूचना पटों को क्या कहते हैं? आपने अक्सर रोड के किनारे पर खंभे हो या पाइप हो, उन पोल्स के ऊपर आपने पोस्टर लगे हुए देखे होंगे। इस प्रकार के बड़े से पोस्टर लगे हुए होते हैं जो कि एक फ्रेम में लगे हुए होते हैं। इन पोस्टरों को हम उस कंडीशन में, जब ये पाइप या खंभों पर लगे हो, इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तब इसे आप क्या कहेंगे? पोस्टर, होर्डिंग्स, पेंटिंग या फिर लाइटिंग। तो हम उसे उस स्थिति में कहेंगे होर्डिंग्स। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 से पहले यहाँ पर आपको जो सूचना दी गई है, जो पोस्टर दिया गया है, इसे हम समझ लेते हैं। आपका मत आपका अधिकार। तो यहाँ पर मत देने के बाद जो स्याही लगाई जाती है उंगली के ऊपर, वह भी दिखाया गया है। मतदान
होने का मुझे अभिमान, आज ही मतदाता के रूप में पंजीकरण करें, यह लिखा हुआ है। उसके बाद 25 जनवरी 2019 का यहाँ पर डेट दिया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई मतदाता न छूटे, नगर परिषद अशोक नगर ने यह जारी किया है। ठीक है, तो इस प्रकार का यह पोस्टर है और किसके ऊपर यह सूचनाएं दी गई है। अब इसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2, यह सूचना किस लिए है? यह सूचना किस लिए है? मतदाता को भ्रमित करने के लिए, मतदाता को रोकने के लिए, मतदाता को प्रेरित करने के लिए, मतदाता को परेशान करने के लिए। तो यह जो सूचना दी गई है, यह सूचना मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए दी गई है। अब इस पर आधारित प्रश्न नंबर 3, सूचना के अनुसार लोकसभा निर्वाचन किस वर्ष होना है? यहाँ पर एक तारीख भी दी गई है। तारीख है आपकी 25 जनवरी 2019। तो हम यहाँ पर आंसर में चूज कर सकते हैं। आपका जो तीसरा है, इसका यहाँ पर 2019 कहाँ है? डी ऑप्शन में 2019 के डेट दिए, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कि लोकसभा निर्वाचन के लिए जो वर्ष है वह 2019 है। अब इस पर आधारित प्रश्न नंबर 4, यह सूचना किसने जारी की है? यह सूचना किसके द्वारा जारी की गई, आपको यहाँ पर बताना है। तो पोस्टर में नीचे की तरफ ये लिखा हुआ है नगर परिषद अशोक नगर, नगर परिषद अशोक नगर के द्वारा यह सूचना जारी की गई है। तो देखते हैं कहाँ पर, नगर परिषद ईसागढ़ ने, नगर परिषद अशोक नगर ने। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बैरागढ़ ने या विजयपुर ने नहीं जारी की है, जिसका नाम वहाँ पर लिखा है उसी ने जारी की है। अब प्रश्न नंबर 5, मतदाता का अर्थ है। आपको बताना है कि मतदाता का क्या अर्थ होता है, मतदाता किसे कहते हैं? मत ना देने वाला, मत देने वाला, मना करने वाला या फिर मत वाला। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो वोट देता है, जो वोटिंग करता है, उसे कहते हैं मतदाता। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं पर्यावरण विषय में। पिछले पार्ट में, पिछले भाग में, 6वें वीक में क्वेश्चन नंबर 89 तक कंप्लीट हो चुके थे। आज से हमारा प्रश्न नंबर 90 स्टार्ट होता है। तो पर्यावरण का क्वेश्चन नंबर 90 है, मीना के पास आज केवल 2 बाल्टी पानी ही है। मीना के पास आज केवल 2 बाल्टी पानी ही है। तो बताइए इनमें से किस कार्य में सबसे ज्यादा पानी लगेगा? कितना पानी है? 2 बाल्टी पानी है। कपड़े धोने में, तो आपको यहाँ पर 4 प्रकार के कार्य दिए गए हैं। इन कार्यों में से बताना है कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर लगेगा। कपड़े धोने में लगेगा, या फिर गमले में पानी लगेगा, या फिर आटा गूंथने में लगेगा, या फिर नहाने में लगेगा। तो सबसे ज़्यादा इन चारों में से जो पानी लगेगा वह कपड़े धोने में लगेगा। गमले में 1 से 2 गिलास भी पानी आप दे देते हैं तो पर्याप्त है। आटा गूंथने में भी इतना ही पानी लगता है, और नहाने में आधी बाल्टी या 1 बाल्टी ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगता है। लेकिन कपड़े धोने में 4-5 बाल्टी पानी भी लग जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 91, यहाँ पर प्रश्न को कंटिन्यू लिया गया है। स्वस्थ रहने के लिए आपको कौन से आहार नहीं करना चाहिए? इन कीवर्ड का आपको ध्यान रखना है, नहीं करना चाहिए। कौन सा आहार आपको नहीं करना चाहिए फिट रहने के लिए? तो यहाँ पर केक, बिस्किट, तली हुई चीज़ें। तो तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, केक और बिस्किट भी नहीं खाना चाहिए। दूध और फल हमें खाना चाहिए, अंकुरित अनाज खाना चाहिए, सलाद सब्जी भी खाना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं के कारण आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 92 प्रश्न नंबर 92 है, निम्न में भोजन और उसके स्रोत की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसके अंदर भी सही नहीं है, वह जोड़ी आपको निकालना है। संतरा पेड़, तो संतरा का संबंध पेड़ से ही है, पेड़ पर ही संतरे लगते हैं। दूध
का संबंध गाय से है तो गाय दूध देती है। गेहूं का संबंध क्या अंडे से है, तो यहाँ पर यह सही नहीं है। गेहूं का संबंध कहीं भी अंडे से नहीं होता है, मुर्गी का संबंध अंडे से होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 93 है, सीता की माँ उसके मामा के लिए खाना पका रही थी। वह सलाद के लिए सीता से एक बड़ी मूली लाने को कहती है। तब सीता रखी हुई मूलियों में से एक मूली फीते से माप कर लाती है। आप निम्न में से किस सब्जी को बित्ता से माप सकते हैं, या बित्ता की जगह वही फीता है, फीते से माप सकते हैं। टमाटर को, आलू को, गाजर को या फिर शिमला मिर्च को। तो फीते से अर्थ है कि जो आपका स्केल है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। स्केल से आप कौन सी इस सब्जी में दी गई जो सब्जियां हैं इनमें से नाप सकते हैं। टमाटर को नाप सकते हैं, आलू को, गाजर को या फिर शिमला मिर्च को। तो यहाँ पर आपकी जो गाजर है वह लंबाई में ज़्यादा होती है, इस कारण उसे आप फीते से माप सकते हैं, आप उसे स्केल से माप सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 94, यहाँ पर प्रश्न नंबर 94 एक IMP क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, इन चारों चित्रों को आपको ध्यान से पहले देखना है। अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीज से पौधा बनने का सही क्रम है। बीज से पौधा बनने का सही क्रम कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपके मेन ऑप्शन ABCD यहाँ पर है, और इनको आपको अरेंज करना है कि पहले नंबर पर क्या आएगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बीज से पौधा, तो पहले नंबर पर तो ये आ जाएगा, बीज रखे हुए हैं। फिर आपका ये बीजों का अंकुरण हुआ है तो 2 नंबर पर यह आ जाएगा। फिर यहाँ पर बीजों का अंकुरित होकर बीज बाहर निकले तो यह आपका 3 नंबर पर आ जाएगा, और 4 नंबर पर आपका यह आ जाएगा। यहाँ पर यह कंप्लीट आपका पौधा बन चुका है, तो यह आ जाएगा। तो क्रम आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यह आपका पहले आएगा 3 नंबर, 3 नंबर कहाँ, इन दोनों में दिया गया है। उसके बाद ये आपका 2 नंबर, फिर आपका यहाँ पर 1 नंबर और फिर 4 नंबर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से यह कंप्लीट होता है क्वेश्चन हमारा। अब प्रश्न नंबर 95, यह भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम IMP क्वेश्चन कहेंगे। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा जानवर अपने भोजन की दूरी अधिक होने पर सही व सटीक दूरी का पता लगा सकता है। इसमें से आपको एक ऐसे जानवर को देखना है जो कि अपने भोजन की यदि दूरी ज़्यादा हो, दूरी ज़्यादा से अर्थ है कि काफ़ी दूर तक वह देख सकता हो, ठीक है, अपने भोजन को। तो यहाँ पर क्या उल्लू ऐसा कर सकता है, क्या चूहा ऐसा कर सकता है, क्या तोता ऐसा कर सकता है, या फिर ये सांप ऐसा कर सकता है। तो जो आपका उल्लू होता है उसकी नज़रें बहुत ही तेज होती है, वह काफ़ी दूरी से अपने शिकार को देख सकता है, अपने भोजन को देख सकता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 96, प्रश्न नंबर 96 है, राधिका अपने दादाजी के साथ सुबह सुबह टहलने जाती है। उसे रास्ते में बड़े पक्षियों का झुंड दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कई पक्षी है एक साथ झुंड में, जो मरे हुए जानवर को खा रहे होते हैं। वे पक्षी क्या कर रहे थे? वे मरे हुए जानवर को खा रहे थे। दादाजी राधिका को बताते हैं कि यह जानवर हमारे आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखने में काफ़ी मदद
करते हैं। कैसे मदद करते हैं? जो जानवर मर जाता है उसे रोड के किनारे या एक तरफ कहीं पर फेंक दिया जाता है, फिर उस जानवर से गंदगी फैलती है, तो गंदगी फैलने से पहले ही वे पक्षी उस जानवर को खा जाते हैं, तो वे आपके परिवेश को साफ सुथरा करने में मदद करते हैं। यह उसके दादाजी ने राधिका को बताया। राधिका विद्यालय जाकर अपने मित्रों के साथ उन पक्षियों के बारे में चर्चा करती है। वह पक्षी होगा, वह पक्षी, ये 4 दिए गए पक्षियों में से कौन सा पक्षी होगा आपके हिसाब से, जो इस प्रकार से आपके पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करता है, मरे हुए जीवों को खाता है? तो यहाँ पर जो बगुला है वह इस प्रकार का कार्य करता है। मोर नहीं करता है, तोता तो बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल यह तो शाकाहारी है, और उल्लू भी नहीं करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 97, प्रश्न नंबर 97 है, बाघ जैसे जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। बाघ जो होता है वह दूसरे जानवरों को पकड़कर खा जाता है। इन जानवरों में मांस को फाड़ने के लिए दांत होते हैं, तो इन जानवरों को प्रकृति ने स्पेशल दांत दिए हैं जो कि जानवरों को फाड़ देते हैं, उनसे छोटे जानवर या जिनको वे खाना चाहते हैं उन्हें। तो आपको बताना है कि वे जो दांत होते हैं वे कैसे होते हैं। समतल दांत होते हैं, गोल दांत होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, या फिर छोटे दांत होते हैं। तो उन्हें हम कह सकते हैं समतल दांत होते हैं, जिसके कारण वे जानवरों को फाड़कर खा जाते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 98, आपको यहाँ पर नुकीले दांत का ऑप्शन भी सही हो सकता है। प्रश्न नंबर 98 है, दिए गए पक्षियों में कौन सा पक्षी आसमान से लंबी दूरी तक उड़ सकता है? यहाँ पर आपको 4 पक्षी दिए गए हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन आईएमपी और हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में यह आपसे पूछा भी जाए कि पक्षियों का जो समूह यहाँ पर दिया गया है, समूह क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन पक्षियों में आसमान में लंबी दूरी तक उड़ने वाला पक्षी को आपको बताना है कि जो बहुत ही ऊंचाई तक उड़कर चला जाता है और वापस आ जाता है, या काफी दूरी तक भी उड़कर एक सांस में जा सकता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वही एक उल्लू दिया गया है, एक यहाँ पर आपका बगुला दिया गया है, एक यहाँ पर तोता दिया गया है और एक यहाँ पर मोर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो बगुला है वह काफी लंबी दूरी तक उड़ सकता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 99, प्रश्न नंबर 99 है, आपको एक मांस खाने वाले पक्षी का विद्यालय में रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है। एक मांसाहारी पक्षी का रोल आपको दिया जा रहा है प्ले करने के लिए, तो आप दिए गए पक्षियों के मुखौटों में से किसका चयन करेंगे? आपको 4 यहाँ पर पक्षियों के मुखौटे दिए गए हैं, इनमें से आपको एक मुखौटा चुनना है जो कि मांसाहारी पक्षी का है। तो यहाँ पर जो तोता है वह मांसाहारी नहीं होता है। यहाँ पर यह जो पक्षी है यह भी मांसाहारी नहीं है, यह जो मोर है यह भी मांसाहारी नहीं है। ये जो दिया गया है बगुला दिया गया है, ये चारों के चारों यहाँ पर रिपीट किए गए हैं मुखौटों के रूप में, तो उसमें से ये जो है बगुला ये मांसाहारी होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं गणित विषय में। प्रश्न नंबर 73, 73, कक्षा में हर छात्र को 4 टॉफियां दी गई। प्रत्येक छात्र को कितनी टॉफियां दी गई? कक्षा के हर छात्र को दी गई 4 टॉफी, हर बच्चे को 4 टॉफियां दी गई। अगर कक्षा में 12 छात्र हैं, बच्चों की जो संख्या है वह कितनी है? तो बच्चों की जो संख्या है वह है कक्षा में 12। तो कुल कितनी टॉफियां बांटी गई आपको यह बताना है। तो जो 12 बच्चे थे उसमें से सभी बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को 4-4 टॉफियां मिली। तो यहाँ पर जो टॉफियों की संख्या है वह आ जाएगी आपकी 12 गुणित
4 से। ठीक है, 12 गुणित 4, प्रत्येक बच्चे को 4, तो 12 बच्चों को जब 4 4 मिलेगी, इसका अर्थ है कि 12 गुणित 4 से वह संख्या आपकी आ जाएगी। 12 चौको यहाँ पर होता है 48, तो कुल 48 टॉफियां यहाँ पर कक्षा में बांटी गई, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है, एक स्कूल में 146 बेंच है। कितनी बेंच है, बेंच की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। जो बेंच है वह है 146 एवं 46 कुर्सियां हैं। तो जो कुर्सियां हैं उनकी संख्या कितनी है, वह संख्या है सिर्फ 46। तो बेंच और कुर्सी की कुल संख्या होगी, तो आपको बताना है कि इन दोनों को मिला दें तो कुल कितना नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देते हैं प्लस, 146 और 46 को जोड़ देते हैं। तो 6 और 6 यहाँ पर 12 की 2, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 का 1 ही 1, 192 संख्या हो जाएगी कुल मिलाकर बेंच और कुर्सियों की। अब प्रश्न नंबर आपका 89। प्रश्न नंबर 89, यह एक IMP क्वेश्चन है। मोनू ने 2 किलोग्राम मटर खरीदी। कितनी मोनू ने मटर खरीदी, मटर मतलब आपके बटले। तो मोनू ने जो खरीदी मटर, उसकी क्वांटिटी थी 2 किलोग्राम। 300 ग्राम मटर का उपयोग सब्जी में कर लिया। उसमें से 300 ग्राम सब्जी का क्या किया, उसने उपयोग कर लिया। उपयोग में जो मटर यूज करी वह 300 ग्राम थी। अब उसके पास कितनी मटर शेष रह गई, यह आपको बताना है। तो शेष मटर को जानने के लिए क्या करेंगे, मोनू ने जितनी मटर खरीदी थी उसमें से उपयोग की गई को हम घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा है 2 किलोग्राम। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। आपको यह याद रखना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 2 किलोग्राम में हो जाएंगे आपके 2000 ग्राम। ठीक है, अब करेक्ट है मामला। यहाँ पर 2000 ग्राम और यहाँ पर 300 ग्राम। अब हम 2000 ग्राम में से 300 ग्राम को माइनस कर देते हैं। तो 2000 ग्राम ऋण 300 ग्राम ये घटाया, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1700 ग्राम। अब 1700 ग्राम को फिर से हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो 1 किलोग्राम में होते हैं आपके 1000 ग्राम। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि यह हो गया 1 किलोग्राम अलग और बचा हमारा 700 ग्राम अलग। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे यही जानना चाह रहा है कि आपको यह पता है या नहीं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 है आपका, स्कूल की सभा में, सभा से अर्थ है कि जो आपकी प्रार्थना होती है उसे हम यहाँ पर सभा कहेंगे। सभा में बच्चे कतारों में खड़े हैं। बच्चों की 8 कतारें इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कतार लगी हुई है। हर कतार में 15 बच्चे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस प्रकार से हर कतार में कितने बच्चे हैं, इस प्रकार यहाँ पर 15 बच्चे हैं। और ये जो कतारों की संख्या है यहाँ पर वह है 8। तो 15 बच्चे इधर हैं और इस प्रकार से ही वापस से ये बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बच्चे आपके यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब आपको क्या बताना है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि सभा में कुल कितने बच्चे हैं। सभा में कुल कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर एक कतार में 15 बच्चे हैं और ऐसी कितनी कतारें लगी हुई है, ऐसी 8 कतारें लगी है। तो 15 गुणित 8, 15 8 120। तो यह नंबर है आपका डी वाला, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 120 यहाँ पर दिया गया है। एक कतार में 15 बच्चे और ऐसी 15 बच्चों की 8 कतारें लगी। इसका अर्थ है कि आपको यदि इनकी संख्या निकालना है तो आपको 15 का गुणा 8 से करना होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 पर। प्रश्न नंबर 112 है, हैरी ने दुकानदार को 200 रुपए दिए। हैरी ने क्या किया, कहीं खरीदी करने गया होगा, तो हैरी ने जो है दुकानदार को कितना रुपया दिया, 200 रुपए दिए। 149 का सामान खरीदा। सामान कितने रुपए का आया, तो सामान जो खरीदा हैरी ने 149 149 रुपए का खरीदा। दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए, तो दुकानदार ने उसे कितना पैसा वापस किया यह आपको बताना है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, 200 रुपए में से 149 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 200 में से 149 को माइनस किया तो फाइनली आ जाएगा आपके पास 51 रुपए। 51 रुपीज जो है यह शेष बचा इस 200 रुपए में से 149 का सामान खरीदने के बाद वह हरी को वापस कर देगा दुकानदार। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 132। प्रश्न नंबर 132 है, इस प्रकार के तर्कपूर्ण क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर 132 में आपको समझना है कि इसका जैसा अगर दूसरा क्वेश्चन भी आ गया तो आप क्या करोगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। तो इस प्रकार का चित्र प्राप्त करने के लिए, आकार प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार लाइन खींचेंगे। आपको जो चित्र यहाँ पर दिए गए हैं उनमें एक एक लाइन जरूर खींची गई है। तो कौन सी लाइन सही है कि आपको यह वाला पार्ट प्राप्त हो जाए। मतलब एक आकृति मान लीजिए इस प्रकार की है, यह इस प्रकार की आकृति है। इस प्रकार की आकृति को आप एक लाइन से यहाँ पर टुकड़ा कर दें तो आपको यह आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस प्रकार से दो टुकड़ों में बांट देंगे, एक लाइन खींच देंगे तो हमें यहाँ पर एक आकृति इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। यह मैंने इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से यह लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर यह लाइन अगर इस प्रकार से हम खींचें तो यह आकृति हमें मिल जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यह आपका क्वेश्चन था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 142। प्रश्न नंबर 142 है, अयान के पास एक 30 सेंटीमीटर लंबा रस्सी का टुकड़ा है। अयान के पास क्या है, एक 30 सेंटीमीटर लंबा इस प्रकार से रस्सी का टुकड़ा है जिसकी लंबाई दी गई है 30 सेंटीमीटर। वह उसे जियोमेट्री बॉक्स के स्केल से नापना चाहता है। आपका जो कंपास बॉक्स होता है उस कंपास के अंदर जो स्केल रखा होता है उस स्केल की बात की जा रही है। उस स्केल से इसे नापना है। तो स्केल से कितनी बार उसे नापना होगा। कुल मिलाकर आपसे यह क्वेश्चन में यह जानना चाह रहा है कि आपने कभी आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर या अपने कंपास के अंदर रखे हुए स्केल को ध्यान से देखा है या नहीं कि वह कितने सेंटीमीटर लंबाई का होता है। तो वह जो आपका स्केल होता है वह होता है 15 सेंटीमीटर लंबाई का। मैं आपको बता देता हूं। तो 15 सेंटीमीटर लंबाई का वह स्केल होता है। तो उस स्केल से इस 30 सेंटीमीटर को आप नापेंगे तो कितनी बार में यह आपकी रस्सी नप जाएगी। तो इसे दो बार नापना पड़ेगा। एक बार 15 सेंटीमीटर में स्केल यहाँ आ जाएगा और दूसरे बार में ये यहाँ पर आ जाएगा और दो बार में करके एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, कुल मिलाकर ये हो गया आपका 2 बार में नप जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 155। प्रश्न नंबर 155 पैटर्न आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसे आईएमपी कहेंगे। इस प्रकार के दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी आपको यहाँ पर यह बताना है। 1, 2, 4, 7, 11 और यहाँ पर नेक्स्ट संख्या क्या आएगी यह हमें बताना है। तो हमें एक बात
समझ में आनी चाहिए कि पैटर्न क्या होता है। पैटर्न का अर्थ है कि एक से यदि जिस नियम से 2 बना है उसे नियम से 2 से 4 बनेगा, उसे नियम से 4 से 5 बनेगा और उसे नियम को फॉलो करेंगे आगे तो 7 से 11 बनेगा। तो क्या हो सकता है, इसमें हुआ यह है कि 1 से 2 जो है वह कितना अधिक है, 1 अधिक है। 2 से 4 कितना अधिक है, 2 अधिक है। 2 से 7 कितना अधिक है, 3 अधिक है। 7 से 4 कितना अधिक है, 11 कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो यहाँ 11 से अगली संख्या कितने अधिक आएगी, तो वह आएगी 5 अधिक। देखो 1 2 3 4 5 इस प्रकार का यह कहलाता है, इसे हम कहेंगे पैटर्न। तो नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, नेक्स्ट संख्या आ जाएगी 11 में हम 5 जोड़ेंगे तो 16। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 160। प्रश्न नंबर 160 भी पैटर्न आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर यह 1 नंबर 2 3 4, तो यहाँ पर पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ के बाद में आगे बढ़े तो यह बन गया, आगे बढ़े तो यह बन गया और आगे बढ़े तो इसके अंदर क्या आएगा आपको यह बताना है। तो यहाँ पर 1 गोला है, यहाँ पर 2 गोले हैं, यहाँ पर 3 है। तो अब कितने गोले आ जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब यहाँ पर यदि एक एक संख्या बढ़ रही है गोलों की, 1 से 2 हुए, 2 से 3, 3 से 4 हो जाएंगे। तो 4 कहाँ पर है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न नंबर 179। 179 है, सीमेंट की एक टंकी की कीमत 250 रुपये है। एक सीमेंट की टंकी की कीमत कितनी है, एक जो टंकी है वह कितने रुपए की है, 250 रुपीस की। ऐसी 3 टंकियों की कीमत क्या होगी, तो 3 बार पेमेंट करना होगा, 3 बार पेमेंट करना होगा ऐसी 3 टंकियां खरीदने के लिए। इसका अर्थ है कि 250 में हम करेंगे 3 का गुणा, तो यह हो जाएगा 750 रुपये। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, 250 एक टंकी के लिए, फिर 250 दूसरी टंकी के लिए, फिर 250 तीसरी टंकी के लिए, इनको जोड़ दें तो 750 आ जाएगा। या फिर 250 में हम कर दें 3 का गुणा तो भी 750 आ जाएगा। गुणा जो बना है वह जोड़ से ही बना हुआ है, जोड़ करने की शॉर्ट प्रक्रिया को ही हम गुणा कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आज का 7वां वीक कंप्लीट होता है कक्षा 3 के लिए। और बच्चों और शिक्षक साथियों, यदि यह वीडियो आपको बेहतर लगे तो इसे सभी ग्रुप्स में शेयर करें, और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो एक लाइक इसे जरूर कीजिए। और समस्त सप्ताह के वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप प्लेलिस्ट पर चले जाएंगे और समस्त वीडियोस आपके सामने होंगे, वहां से आप उन्हें एक एक करके वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।